गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। oogenesis की प्रक्रिया अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम में होती है। एक जोड़ी अंडाशय पृष्ठदेह भित्ति से ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं, की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के समान ही oogenesis में भी तीन प्रावस्थाएं मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज होती है। लेकिन oogenesis में मल्टीप्लिकेशन फेज भ्रूणीय प्रावस्था के 10वें सप्ताह में ही शुरू हो जाती है और 25वें सप्ताह में समाप्त हो जाती है। इसके बाद में नए oogonia का निर्माण नहीं होता है। जन्म के समय कुल प्राइमरी oocytes की संख्या 60 से 70 लाख होती है, लेकिन प्यूबर्टी के समय इनकी संख्या घट करके 4 लाख रह जाती है। ऐसा फॉलिकुलर एट्रेसिया या पुटकीय जीर्णता के कारण होता है। oogenesis के दौरान 2 बार कोशिका विभाजन अवरुद्ध होता है। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन प्रावस्था में और सेकंड टाइम मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड अवस्था में। मियोसिस सेकंड, जो कि मेटाफेज सेकंड में अवरुद्ध हो गया था, यह फर्टिलाइजेशन के समय पूर्ण होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या आदि जनन कोशिकाएं एग मदर सेल में कन्वर्ट होती हैं और लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा कई oogonia का निर्माण होता है, लेकिन केवल एक oogonia आगे चल कर के ओवम का निर्माण करता है और शेष नर्व सेल्स या फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो कि अंडाशय से बाहर निर्मित होती हैं, वहाँ से प्रवास करके अंडाशय में पहुँचती हैं और जर्म सेल्स के रूप में वहाँ पाई जाती हैं। इनमें लगातार माइटोसिस होता है, जिसके द्वारा कई सारे oogonia का निर्माण होता है। इस प्रावस्था को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। oogonia में साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है, पित्त का निर्माण और संश्लेषण संग्रहण होता है और इसके कारण oogonia साइज में बड़ा हो जाता है। इसको अब प्राइमरी oocyte कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है और इसे प्रावस्था को ग्रोथ फेज कहते हैं। प्राइमरी oocyte में ही मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाता है और यह प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था में आकर के अवरुद्ध हो जाता है। और वयस्क अवस्था में तो जन्म के समय प्राइमरी oocyte, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट शुरू हो चुका है, प्रोफेज अवस्था के डिप्लोटीन अवस्था में पाया जाता है। वयस्कावस्था में गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और FSH के प्रभाव से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके फलस्वरूप एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड शुरू होता है और यह मेटाफेज सेकंड में आकर के अवरुद्ध हो जाता है, जो कि निषेचन के समय पूर्ण होता है। इसके फलस्वरूप एक ओवम का निर्माण होता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। oogenesis में ग्रोथ फेज सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय पित्त का संश्लेषण और संग्रहण होता है, जिससे कि परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण के सारे पदार्थ मिलते हैं। यह प्रक्रिया या तो oocytes के फ्यूजन से होती है, जैसा कि हाइड्रा और ट्यूबुलेरिया में होता है, या नर्व्स और फॉलिकल सेल्स के द्वारा होती है, जैसा कि पॉलीकीटा से मैमल्स में होता है, या योग ट्रांसपोर्ट के द्वारा होती है, जैसे कि ह्यूमन में होती है। ग्रोथ फेज को दो प्रावस्थाओं में, दो भागों में बांटा जा सकता है, प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज एंड विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज। इसमें से फर्स्ट है प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज या पित्तक जनन पूर्व प्रावस्था। यह प्रावस्था पित्त के संश्लेषण और संग्रहण से पहले की होती है और इसको दो सब हेडिंग्स में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है न्यूक्लियर प्री विटेलोजेनेसिस। केंद्र का आकार में बड़ा हो जाता है, जिसको जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। पॉलीलेसिटल एक्स के क्रोमोसोम्स की न्यूक्लियोसोम इकाइयाँ खुल जाती हैं और लैम्प्रस क्रोमोसोम्स का निर्माण करती है। टोटल mRNA का 10% mRNA इनफॉर्मोसोम्स के रूप में फ्यूचर यूज के लिए संग्रहित हो जाता है। न्यूक्लियोलस की संख्या जीन एम्प्लीफिकेशन के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर एम्फीबियंस के जैसे ट्राइट्यूरस में 600 हो जाती हैं, साइरेडोन में 1000 हो जाती हैं और जीनोपस लेविस में केंद्रिकाओं की संख्या 1200 हो जाती है। सेकंड है साइटोप्लाज्मिक प्री विटेलोजेनेसिस। इसमें फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ग्रोथ फेज के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
पक्षियों और उभयचरों में यह क्लम्प्स के रूप में पाई जाती हैं और जिसको माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि पहले स्मॉल वेसिकल्स के रूप में थी, अब एन्यूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसके कारण राइबोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। थर्ड है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो कि केंद्रक और सेंट्रियोल के समीप होती है, अब यह प्रवास करके अंडाणु के कॉर्टेक्स एरिया में पहुंच जाती हैं, इसके परिधीय भाग में पहुंच जाती हैं और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती हैं जिसमें कि अम्लीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा हुआ होता है। यह फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। जैसे ही अंडाणु में एक स्पर्म प्रवेश करता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडी के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा बनाया जाता है और यह पॉलीस्पर्मी या बहुशुक्राणुता को रोकती है। विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज, पितक जनन प्रावस्था। इसमें यौग का संश्लेषण और संग्रहण होता है। या तो प्राइमरी oocytes के आपस में संलयन के द्वारा होती है या फिर यौग ट्रांसपोर्ट के द्वारा होती है जो कि फैट बॉडीज या लीवर में बनता है। इंसेक्ट में नर्व सेल्स फ्यूज होती हैं oocyte के साथ में और साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेज के द्वारा यह फ्यूज होती हैं। यह फ्यूजन दो प्रकार से होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रकार का और टीलोट्रॉपिक प्रकार का। पॉलीट्रॉपिक प्रकार के संयोजन में कुछ नर्व सेल्स oocyte के साथ में फ्यूज होती हैं, जबकि टीलोट्रॉपिक प्रकार के संयोजन में सारी नर्व सेल्स डायरेक्टली ओवम के साथ में फ्यूज होती है। यौग कंपोजिशन, पितक का संगठन। पितक में 48.7% वाटर होता है, 16.7% प्रोटीन पाया जाता है, 32.6% फॉस्फोलिपिड्स एंड न्यूट्रल फैट पाया जाता है एंड 1% कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। इसमें प्रोटीन और वसा में इनकी मात्रा जो है वो चेंज होती रहती है। जब पितक में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तो इसको प्रोटीन योग कहते हैं। जब इसमें प्रोटीन की तुलना में फैट की मात्रा अधिक होती है तो इसको फैटी योग कहते हैं। पित्तक की व्यवस्था अंडाणु में दो प्रकार से होती है, ग्रैनुलर एंड प्लेटी योग, कणिकीय योग के रूप में या प्लेटों के रूप में। जब अंडाणु माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल एग्स है तो उनमें योग समान रूप से वितरित रहता है जो कि कणिकीय रूप में होता है। मीजोलेसिथल टू पॉलीलेसिथल एग्स में योग प्लेटी योग के रूप में होता है जिसमें कि फॉस्फेटिन और लिपोविटेलाइन मिलकर के षटकोणीय जालक का निर्माण करते हैं, जिसमें 2 फॉस्फेटिन और 1 लिपोविटेलाइन के अणु लैटिस फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं। थर्ड है मैच्योरेशन फेज। ग्रोथ फेज के दौरान ही oocyte न्यूक्लियस मियोटिक डिवीजन इसमें शुरू हो जाता है और यह प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था में अवरुद्ध हो जाता है और सेकंड टाइम यह मेटाफेज सेकंड में अवरुद्ध होता है। सेकंड सेल डिवीजन या सेकंड मियोसिस के कंप्लीट होने के लिए कुछ बाहरी स्टिमुलस की ज़रूरत होती है जो कि शुक्राणु के द्वारा प्राप्त होता है। सेकंड मियोटिक डिवीजन पूर्ण होने से पहले जो अंडाणु में पोलैरिटी ऑफ एग, सिमेट्री ऑफ एग एंड कॉर्टिकल डिफ्रेंशिएशन का डिटर्मिनेशन होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन डिवीजन 1 ovum and 3 polar bodies are formed. एग मेम्ब्रेन्स, जब अंडाणु में बाहर की तरफ किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती हैं तो उसको ओवम कहते हैं और जब अंडाणु में बाहर की तरफ झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं तो उसको एग कहते हैं। अंडाणु में 3 प्रकार की बाहर की तरफ एग मेम्ब्रेन्स उपस्थित हो सकती हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एंड टर्सरी एग मेम्ब्रेन। इसमें से फर्स्ट है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। इसका निर्माण अंडाणु के स्वयं के द्वारा या फॉलिकल सेल्स के द्वारा किया जाता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फॉलिकल सेल्स के बीच में होती है। इनके प्रकार हैं, फर्स्ट है विटेलाइन मेम्ब्रेन, यह ए सेलुलर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ म्यूकोप्रोटीन होती है। उदाहरण है फिशेज में इसको कॉरियन कहते हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स में इसको जोना पेलुसिडा कहते हैं।
सेकंड है जोना रेडिएटा, शार्क में, बोनी फिशेज में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में पाई जाती हैं और स्ट्रेटिफाइड लेयर होती है। थर्ड है जेली एनवलप, जो कि काइनोडर्म्स और नॉन कॉर्डेट्स में पाई जाती हैं। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, इसका निर्माण फॉलिकल सेल्स की सहायता से किया जाता है। मैमल्स में कोरोना रेडिएटा, इंसेक्ट एसिडियंस एंड साइक्लोस्टॉम्स में यह काइटिन की बनी होती है, जिसको कॉरियन कहते हैं। टर्सरी एग मेम्ब्रेन, इसका निर्माण ओविडक्ट के द्वारा किया जाता है। ओविपेरस शार्क, रे फिशेज में यह हॉर्नी कैप्सूल के रूप में पाई जाती है। एम्फीबिया में यह जेलीकोट के रूप में पाई जाती है और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में 2 सेल मेम्ब्रेन, 2 चैलेजा और 1 सेल या कवच के रूप में पाई जाती है। टाइप्स ऑफ एग्स, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ योग, अमाउंट ऑफ योग। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, योग की मात्रा के आधार पर अंडाणुओं को एलेसिथल एग, माइक्रोलेसिथल एग, मीजोलेसिथल एग एंड मेगालेसिथल एग्स में बांटा जा सकता है। एलेसिथल एग जिनमें की पित्त की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है, जैसा कि स्तनधारियों के अंडों में होता है। माइक्रोलेसिथल एग जिनमें पित्त की सूक्ष्म मात्रा होती है, जैसा कि एम्फियोक्सस में होता है। मीजोलेसिथल एग इनमें पित्त की मध्यम मात्रा होती है, जैसा कि एम्फीबियंस में होता है। मेगालेसिथल एग्स इनमें पित्त की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसा कि कीटों में, पक्षियों में, रेप्टाइल्स में पाया जाता है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, इसके आधार पर अंडाणुओं को आइसो और होमोलेसिथल, समपित्त की, जिनमें कि पित्त का वितरण समान रूप से रहता है, और ऐसा एलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल एग्स में होता है। टीलोलेसिथल एग्स जिनमें कि पित्त एक एनिमल या वेजिटल पोल में से वेजिटल पोल पर इकट्ठा रहता है और एनिमल पोल पर इसकी मात्रा बहुत कम होती है, और यह मीजो और मेगालेसिथल एग्स में पाया जाता है। थर्ड है सेंट्रोलेसिथल एग्स, यह मेगालेसिथल एग्स होते हैं और कीटों और कुछ मछलियों में पाए जाते हैं। इनमें पित्तक जो है वो मध्य भाग में संग्रहित रहता है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल, कवच की उपस्थिति के आधार पर क्लेडोइक एंड नॉन क्लेडोइक एग्स, कवचधारी अंडे और बिना कवच वाले अंडे, जिनमें भ्रूण का परिवर्धन शरीर से बाहर होता है, उनमें क्लेडोइक एग्स पाए जाते हैं, जो कि परिवर्तित हो रहे भ्रूण की रक्षा करते हैं। और जिन जंतुओं में भ्रूण का परिवर्तन शरीर के अंदर होता है, उनमें नॉन क्लेडोइक एग्स पाए जाते हैं, बिना कवच वाले अंडे पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें भ्रूण को पोषण मात्रक शरीर से प्राप्त होता है प्लेसेंटा के द्वारा। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट एग्स, अनिर्धारी और निर्धारी अंडे। फर्स्ट है जिनमें विदलन के शुरुआती अवस्था में कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का निर्धारण नहीं होता है कि कौन सी कोशिका आगे चल करके किस संरचना का निर्माण करेगी, तो इस प्रकार के अंडों को इनडिटर्मिनेट एग्स कहते हैं। और जिन अंडों में भ्रूण के भविष्य का निर्धारण पहले से ही तय हो जाता है, इस प्रकार के अंडों को डिटर्मिनेट एग्स कहते हैं। थैंक्स।